नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इसी प्लेटफॉर्म पर हमने इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था और लास्ट के सेशन तक हमने ये जाना कैसे भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी भारत के अंदर आती है और धीरे करते करते भारत के बंगाल नामक क्षेत्र को, मैसूर नामक रीजन को, मराठा नामक रीजन को, पंजाब नामक रीजन को अपने डोमिनेंस में ले लेती है। कैसे कैसे वो वॉर करती जा रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, कौन कौन से वॉर्स हो रहे हैं और जिसके माध्यम से भारत को डोमिनेंस में, कॉलोनी में या गुलामी में ले जाया जा रहा है। साथियों, बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब के इतिहास की कहानी को जानने के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं अवध के बारे में, भारत के उस राज्य के बारे में जिसे बफर स्टेट कहा जा रहा है और ऐसे बफर स्टेट को कैसे अंग्रेज अपने नियंत्रण या काबू में ले लेते हैं। चलिए पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। यहां से संभवतः दो प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको पूरी कहानी सुनना है, लेकिन दो फैक्ट्स जो मैं बताने वाला हूं आज की क्लास में गलती से भी नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भैया ये लोकेशन क्या है। तो देखिए, बंगाल क्षेत्र के बाजू में यहां पर आपको अवध देखने मिलेगा। अगर थोड़ा सा यहां पर नजर डाली जाए तो सीधी बात है, भारत के एक क्षेत्र में आपको पश्चिम क्षेत्र में मराठा शक्ति का विस्तार देखने मिल रहा है, जो दिल्ली के ऊपर बार बार आक्रमण करके मुगल सत्ता को खत्म करने का बहुत ज्यादा कोशिश करती है, प्रयास करती है। इसके बाद आपको यहां पर देखने मिलता है भैया, बंगाल के क्षेत्र में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद डोमिनेंस स्टेब्लिश हो चुका है अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का जो मेन सेंटर स्टेब्लिश हुआ है वो हुआ है बंगाल में। बंगाल के बाद में इस पूरे क्षेत्र में आपको मराठाओं का कब्जा देखने मिल रहा है। मराठा और बंगाल के इन दोनों एरिया डिवीजन के बीच में जो क्षेत्र फंसा पड़ा हुआ है उसका नाम है भैया अवध। समझ पा रहे हैं। तो वास्तव में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपको यह क्षेत्र देखने मिल रहा है। उस समय की राजधानी फैजाबाद देखने मिल रही है, जो वर्तमान अयोध्या वाला क्षेत्र भी आपको देखने मिल सकता है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब दो बड़ी शक्तियों के बीच में कोई राज फंसकर रह जाता है, उस बीच में जियोपॉलिटिक्स को या जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रेटेजिकली यूजफुल उस रीजन को वास्तव में बफर राज, बफर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। जैसे बंगाल मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में एक इंपॉर्टेंट सत्ता आपको देखने मिल रही है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट देखने मिल रहा है। साथियों, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो बफर स्टेट होता है मतलब दो शक्तियों के बीच में फंसा हुआ एरिया होता है, फंसी हुई रियासत होती है। ऐसा नहीं कि ये गुलाम होता है, इसकी भी अपनी ऑटोनॉमी होती है, ऑटोनोमस सत्ता होती है, अपने कानून होते हैं, अपने राजा होते हैं। लेकिन वास्तव में साथियों, अगर ये स्टेट ना होता तो हो सकता था कि बार बार मराठा अंग्रेज आमने सामने आते और वॉर छिड़ जाता और वॉर की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जाती। मतलब वास्तव में ये केवल मराठा की बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल अवध की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप वर्तमान में देखें तो नेपाल और भूटान नामक देश भारत और चीन के बीच में आपको बफर स्टेट देखने मिलते हैं। अगर मैं बात करूं मंगोलिया की, तो मंगोलिया भी आपको चीन और रूस के बीच में बफर राज्य देखने मिलता है, मतलब दो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में फंसा हुआ एक राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजिकली या जियोपॉलिटिकली, क्योंकि वास्तव में बंगाल के अंदर जो अंग्रेज अगर अपनी शक्ति का अपना एक्सपांशन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मराठा को चैलेंज देने के लिए उन्हें अवध की आवश्यकता होगी। मतलब दोनों बड़ी शक्ति ये चाहती है कि अवध हमारे अंदर मिल जाए, हमारी बात माने और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को निपटा देंगे। वहीं मराठा चाह रहे होंगे कि भैया अवध जैसा बफर राज हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे, ताकि हम अंग्रेजों को चैलेंज कर सके। तो बफर स्टेट की बहुत ज्यादा भूमिका होती है डिप्लोमेसी क्रिएट करने में, युद्धों को रोक करने में, बार बार युद्ध खत्म करने में और सीधी बात है झड़प को थोड़ा कम कर देने में। तो अवध का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अंग्रेज चाह रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सीधी बात है मराठा तो वॉर के बाद में एक जगह पर सीमित हो गए हैं, अंग्रेज अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, तो एक्सपांशन के क्रम में उनकी नजर आती है इस बफर राज्य पर, क्योंकि ये बफर राज्य इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। लेकिन हो सकता था कि बाद में ये राज किसी और के साथ मिलकर हमें कमजोर कर दे, इसलिए अंग्रेजों ने अवध को भी निपटाने की प्लानिंग करी। अभी तक मैसूर पर कब्जा हो चुका है। पंजाब क्षेत्र की कहानी पूरी मैंने आपको लास्ट सेशन बता दी है। अवध का मामला अभी तक की सारी कहानियों से कुछ मामला अलग देखने मिलेगा। क्या मामला है, किसने अवध की स्थापना करी, कौन कौन से शासक, नवाब हुए, रूलर्स हुए। चलिए पहले कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अवध के प्रमुख नवाब, जैसे बंगाल के राजा को आप नवाब कह रहे हो, अवध के रूलर
रूलर या शासक को भी आप नवाब के रूप में जानोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले व्यक्ति देखने मिलते हैं सादत अली खान। वास्तव में सादत अली खान के द्वारा ही ये प्रथम नवाब हुए। इन्हीं के द्वारा अवध क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता, ऑटोनॉमी, स्वायत्त राज्य की स्थापना आपको सादत अली खान के बाद में देखने मिल रही है। इनके बाद में सफदरजंग जी आते हैं, शुजाउद्दौला नवाब बनते हैं, आसफ उद्दौला नवाब बनते हैं। आपको एक क्रम आ सकता है कि भैया कौन कौन नवाब बना, उसका एक क्रम बताना है। फिर सादत अली खान सेकंड आते हैं, गाजी उद्दीन हैदर अली खान आते हैं, और बाद में आपको देखने मिलते हैं वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह के समय पर ही अंग्रेज अवध को अपने क्षेत्र के अंदर मिला लेते हैं और अवध के किस्से या कहानी को समाप्त कर देते हैं, उसके इतिहास को मिटा देते हैं। वास्तव में अवध के संस्थापक, फाउंडर ऑफ द अवध माने जा रहे हैं सादत अली खान। तो चलिए उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट नवाब हैं उनके बारे में कुछ जान। वास्तव में साथियों कहानी सेम वैसी है जैसे आपको देखने मिल रहा है मुगल सूबेदार के रूप में आपको बंगाल का क्षेत्र पहले देखने मिल रहा था। बंगाल के नवाब की नियुक्ति मुगल्स कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का कुछ ढंग आपको यहां पर देखने मिलता है। भैया मुगल का ही नियंत्रण आपको इस क्षेत्र में देखने मिल रहा था, लेकिन धीरे करते करते शक्ति प्राप्त करके सादत अली खान वास्तव में इस क्षेत्र को स्टेब्लिश करते हैं, फैजाबाद को अपनी कैपिटल बनाते हैं और अपना ऑटोनॉमिक रूल स्टेब्लिश कर देते हैं। अपने नियम बनाना, अपना काम करना, ट्रेड करना, व्यापार करना, जो भी बेसिक काम थे वो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस समय तक अभी भैया ब्रिटिश की चुनौती, ब्रिटिश की सत्ता देश के अंदर कायम नहीं हुई है। मुगल के अधीन रहकर, मुगल को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ सहायता देकर यहां पर आपको अवध का मामला देखने मिलता है। सादत अली खान के बाद में आपको देखने मिलते हैं शुजाउद्दौला, जिनके समय में आपको 1754 से लेकर 1775 की कहानी देखने मिलती है। साथियों यहां पर इतिहास थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। जैसे ही बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला बन जाते हैं सादत अली खान के बाद में, तो साथियों इस समय तक आते आते भारत के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर आप सभी को बताया मैंने कि जब सिराजुद्दौला को पराजित किया जाता है तो पहली बार बंगाल के अंदर अंग्रेजों के डोमिनेंस की नींव पड़ जाती है। अंग्रेज रुकते नहीं हैं, अंग्रेज वापस से मीर जाफर, मीर कासिम वाला जो खेल है वो चलाते हैं, और बाद में वापस से बंगाल के नए नवाब और अंग्रेजों के बीच में एक और वॉर होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर, या बक्सर का वॉर। 1764 की बात चल रही है। और साथियों उस समय पर 1764 में अवध के जो नवाब आपको देखने मिल रहे हैं उनका नाम है शुजाउद्दौला। मीर जाफर, मीर कासिम की कहानी बंगाल में चल रही है। और मैंने आपको एक और बार कहा था कि वास्तव में बैटल ऑफ प्लासी के अंदर बंगाल का नवाब और अंग्रेजों की सेना का फेस ऑफ था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के अंदर 1764 में केवल बंगाल का नवाब नहीं बल्कि मुगल व्यक्ति जिसका नाम आप शाह आलम के रूप में सुन रहे होंगे, उसके साथ साथ अवध के नवाब का सम्मेलन या उसका भी फॉर्मेट, उसका भी रोल आपको देखने मिल रहा होता है। याद करो साथियों, जब बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज जीतते हैं और वापस से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है 1765 में ट्रीटीज करने, संधि करने, तो इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। और इलाहाबाद की पहली संधि के अंदर आपको बंगाल के नवाब और मुगल जो शाह आलम है उसके साथ में आपको ट्रीटी देखने मिलती है। लेकिन शुजाउद्दौला के क्षेत्र को कमजोर करने के लिए इलाहाबाद की दूसरी संधि की जाती है। इसलिए आपको अवध का जो इतिहास है इलाहाबाद की सेकेंड की दूसरी संधि या बैटल ऑफ बक्सर से भी स्टार्ट होता देखने मिल रहा होता है। देखिए क्या मामला है। पानीपत के तीसरे वॉर में, साथियों मैंने आपको पानीपत का थर्ड वॉर बताया था जिसमें मराठा पराजित हो गए थे, और ये बात प्रूव हो चुकी थी भारत के अंदर भैया मराठाओं का शासन नहीं होगा। और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी था, जो भारत के अंदर आकर वॉर कर रहा है, वास्तव में उसका साथ देने के लिए आपको शुजाउद्दौला का रोल देखने मिल रहा है। तो मराठाओं को पराजित करके, सीधी बात है बफर स्टेट है तो मराठा हो सकता है इनको चुनौती दे रहे होंगे, तो मराठाओं को निपटाने के लिए शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया भैया? अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का। तो पानीपत के थर्ड वॉर में मराठाओं के विरोध में जाकर काम करने के लिए भी आपको इनका रोल देखने मिल रहा है। खैर बक्सर के युद्ध में तो सीधी बात है हो ही जाता है, ये हार जाते हैं, और बाद में इलाहाबाद की सेकेंड संधि होती है। और आप सभी को मैंने बताया था इलाहाबाद की सेकेंड संधि के माध्यम से क्या क्या होता है। देखिए अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा जैसे मानक क्षेत्र इनसे छीन लिए,
कुछ पैसा लिया सेना बनाने के लिए और कई सारे व्यापारिक क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, और इसे आप अपमानजनक संधि अवध के साथ भी कह सकते हो। कड़े का क्षेत्र लेना, इलाहाबाद का क्षेत्र लेना, व्यापार करने की अनुमति खुद से प्राप्त कर लेना, ये जो रेवेन्यू राइट्स मामले आपको देखने मिल रहे हैं वो अवध के साथ क्लियर हो जाते हैं। तो सीधी बात है, शुजाउद्दौला के समय पर आपको टकराव या फेस ऑफ अंग्रेजों के साथ भी देखने मिलता है। और पानीपत के थर्ड वॉर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। वास्तव में साथियों, कहानी शुजाउद्दौला की यहां पर नहीं रुकती। जैसे ही इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी के माध्यम से इसके क्षेत्र चले जाते हैं, ये अपने क्षेत्र को वापस प्राप्त करने के लिए लगातार अंग्रेजों के साथ बात करता है, वापस से फेस ऑफ करने की बात करता है। और यहां पर आप देखिए 1773 में अंग्रेजों के साथ एक और ट्रीटी होती है, इसकी बनारस की संधि, ट्रीटी ऑफ बनारस, जिसके माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच में एक संधि होती है। और यहां पर साथियों शुजाउद्दौला के द्वारा 50 लाख रुपए देकर अंग्रेजों से इलाहाबाद और कड़े के क्षेत्र को वापस लिया जाता है। तो एक संधि के माध्यम से अपने क्षेत्रों को दे दिया, और दूसरी बनारस की संधि वॉरेन हेस्टिंग्स के माध्यम से अपने एरिया को वापस से कौन प्राप्त कर रहा है? नवाब शुजाउद्दौला। इनके बाद आपको आसफ उद्दौला देखने मिलता है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन 1775 से 1797 तक आपको हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि देखने मिल रही है। बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार देखने मिल रहा है। बेगम के साथ दुर्व्यवहार जब वो करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग आपको देखने मिलता है। लखनऊ में इमाम बाड़े का बिना स्तंभ, बिना पिलर वाले इमाम बाड़े का निर्माण आपको आसफ उद्दौला के द्वारा देखने मिल रहा है। तो प्रश्न आ सकता है कि भैया लखनऊ के अंदर, सीधी बात है, अभी तक जो राजधानी है वो थी फैजाबाद, लेकिन लखनऊ को कौन अपनी कैपिटल बना रहा है? तो आसफ उद्दौला अपने पावर ऑफ सेंटर को, अपनी कैपिटल को फैजाबाद से चेंज करके लखनऊ स्थापित कर रहा है, और लखनऊ में बिना पिलर वाले इमाम बाड़े का निर्माण किया जा रहा है। तो कैपिटल चेंज करना और लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करना, ये यूजफुल पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं। इनके बाद आपको सादत अली खान सेकंड देखे मिल रहे हैं। पहले ने तो स्टेब्लिश किया, दूसरा 1798 से लेकर 1814 तक आपको मामला देखने मिला। यहीं पर कहानी चेंज होती है। और साथियों, इस समय तक आते आते अंग्रेजों के द्वारा कुछ सब्सिडरी अलायंस बनाने की, सहायक संधि करने की पॉलिसी स्टार्ट की गई है। अगली क्लास में आपको अंग्रेजों की कई सारी पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि भैया लगभग 1801 के आसपास में जब सादत अली खान सेकंड, जो कि अवध के नवाब के रूप में आपको देखने मिल रहे हैं, उनके साथ अंग्रेज वास्तव में यहां पर एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को साइन कर रहे हैं, सहायक संधि की नीति को अपना रहे हैं, और बाद में यहीं से अवध को घेर करने की, निपटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या मामला लिखा हुआ है? शुजाउद्दौला का पुत्र आपको देखने मिल रहा है 1801 में वेलेजली के द्वारा सहायक संधि में इसको बांध दिया जाता है। राजा की उपाधि, टाइटल ऑफ किंग को ये होल्ड करता है, और इलाहाबाद फिर से अंग्रेजों को प्रदान कर देता है। तो नौटंकी चलती जा रही है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि इस नवाब के शासनकाल में सब्सिडरी अलायंस बनाया गया अवध और अंग्रेज को। तो आंसर शुड बी सादत अली खान सेकंड के समय पर आपको मामला देखने मिल रहा है। इनके बाद में गाजी उद्दीन हैदर अली खान देखने मिलेंगे, बहुत ज्यादा आवश्यक है नहीं, बादशाह की उपाधि इनको दी जा रही है। खैर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में जिनको ध्यान रखना है, पूरी की पूरी इतिहास में अगर अवध की मैं बात करना चाहता हूं, तो आपको सादत अली खान के बाद में जिनको ध्यान रखना है असली राजा के रूप में, उनका नाम है वाजिद अली शाह। वास्तव में अवध में आज भी जिस राजा को पूजनीय, मतलब महान माना जाता है, जिसके लोग दीवाने थे, जिसके लोग फैन थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह। और 1847 से लेकर 1856 तक आपको अवध के अंदर यही नवाब के रूप में काम करते देखने मिल रहे हैं। कहानी साथियों, आपको असल कहानी अगली क्लास में जब मैं आपको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो कि अंग्रेज अवध को हथियाना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने 1801 में सहायक संधि करी, और करते 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 धीरे धीरे करते वाजिद अली शाह के समय पर अब वेलेज अली नहीं, वास्तव में भारत के अंदर जो गवर्नर बन चुका है, गवर्नर जनरल बन चुका है, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए काम कर रहा है, हड़पने के लिए काम कर रहा है किसी साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। तो उसी की मंशा थी कि भैया अब हमें अवध को निपटाना चाहिए। और इसी समय पर अवध के अंतिम नवाब, लास्ट नवाब आपको देखने मिल रहे हैं वाजिद अली शाह, क्योंकि इसी समय पर जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में कहा गया कि अवध सही से शासन नहीं कर पा रहा, यहां कुशासन
यहाँ बेकार शासन चल रहा है, यहाँ पर कई सारी बातों को नहीं माना जा रहा, तो भैया एलिगेशंस लगाएगा कि मिस रूल किया जा रहा है, जबकि सारी जनता सारी प्रजा खुश है, फैन है इस व्यक्ति की, लेकिन कुशासन का आरोप लगाकर वास्तव में इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने राज्य में ला लिया और यहाँ पर अवध के किस्से खत्म करके 1856 में उसके चैप्टर को दी एंड कर दिया गया। तो सीधी बात है साथियों, सादत अली खान की कहानी से जहां से अवध के ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मर्ज कर दिया जा रहा है और अवध का अलग से मामला खत्म हो जा रहा है। कई सारे लोग इसको इमोरल या अनएथिकल या अनैतिक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला आपको देखने मिल रहा है। और यही कारण है साथियों कि जब बाद में 1856 के बाद में 1857 की क्रांति होगी, उसमें ऐसे राजा, क्या ऐसे राजा क्षेत्र की प्रजा, ऐसे लोग भी साथ देंगे विरोध या आंदोलन करने वालों का, जो जिनके राज्य को अनैतिक रूप से छीन लिया गया है। तो सीधी बात है 1857 के रिवोल्ट में केवल वर्दीधारी जो सैनिक हैं, किसान हैं, केवल वो विरोध नहीं करेंगे, ऐसे राजा भी वहां पर उतरेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, जो वास्तव में कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमें छीना है, हड़पा है, वगैरह वगैरह। तो एक महान क्रांति के पीछे आपको महान कारण भी देखने मिलेंगे, महान असंतोष देखने मिलेंगे, और ये फॉर्मेट आपको देखने मिल रहा है। तो 1857 के पहले आपको ये पूरी की पूरी कहानी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। साथियों, अगर लगातार आप इंडियन हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कॉम्बो ऑफर यहां दिया जा रहा है। देवाशीष सर और मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो लगातार जुड़िए। मेरे आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं तो आपको यहां पर सारी चीजें देखने मिलेंगी, कूपन कोड दिया गया है, और जुड़े रहिए, रोज जुड़े रहिए लेक्चर्स देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।